हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए सिंह और आज आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न ईवीएस के पेपर में आते हैं उन्हें बताया जाएगा। यानी कि जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो 100 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बताना चाहिए। एक ये क्या होता है, 180 देशांतर 88 में वाशिंगटन डीसी की सभा अंतर्राष्ट्रीय तिथि माना है। यह रेखा प्रशांत महासागर से उत्तर से दक्षिण की ओर तक फैली हुई है। ये बात आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये दोनों चीज़ें, ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही ऐसा आपको अभी सीबीटी एग्ज़ामों में देखने के लिए मिला है, जो 2 बार सीबीटी एग्ज़ाम हुए हैं। यदि 0 देशांतर से पूर्व की ओर 180 देशांतर पार करे तो 12 घंटे जोड़ने होंगे। यानी पार करे तो 12 घंटे जोड़ने होंगे। इस प्रकार 0 देशांतर से पश्चिम को 180 डिग्री देशांतर पार करे तो 12 घंटे घटाने होंगे। ये भी ध्यान कर लेना क्योंकि इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। भाई देखो, पूर्व से यानी कि 0 देशांतर पूर्व से 180 डिग्री पार करे तो जोड़ने हैं, और 0 डिग्री देशांतर पश्चिम यानी कि पूर्व और पश्चिम से क्या है, घटाने हैं। तो ये ध्यान कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो ये बात है इम्पोर्टेंट, यानी कि क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे की होती है, इसी प्रकार 12-12 घंटे जोड़ने और घटाने की बात कही गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और एक चीज़ आपको पता है कि जापान में जो है, जापान सूर्य का देश कहा जाता है। सूर्य का देश कहने का रीज़न यही है क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले सूरज उगता है। चलिए आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है लोकल टाइम। यानी कि लोकल टाइम ये आपका ईवीएस के अलावा एसएसटी में पूछा जाता है, तो ये ध्यान कर लेना। लोकल टाइम क्या होता है? स्थानीय समय वह समय होता है जिसमें सूर्य के अनुसार प्रत्येक देशांतर पर निकलता है। यानी कि जब आपके मान लीजिए आपका सूरज 6 बजे निकल रहा है और आप हो गुजरात में, और अरुणाचल प्रदेश वालों का 5:30 या 4 बजे निकल रहा है, तो क्या ना वो देशांतरों का महत्व या फिर देशांतरों के महत्व के हिसाब से, या फिर देशांतरों के हिसाब से आपका जो सूरज है वो कम और ज़्यादा। आपको पता ही है, ये एक मिनट मैं आपको मैप बना के दिखा देता हूँ। ड्राइंग तो इतनी अच्छी है नहीं मेरी। ये है तो हमारा जो 2 देशांतर में आपको पता है, जो गुजरात है और ये गुजरात है और जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर दोनों में इसलिए टाइम डिले होता है क्योंकि आपको सूरज इसलिए लेट देखने को लिए मिलेगा। भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है, और दुनिया में सबसे पहले क्या नाम कहाँ निकलता है? जापान में। ये ध्यान रखना। फिर आता है प्रमाणिक समय या फिर मानक समय। और एक चीज़ और, इसमें देशांतर समय में प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, और यही इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर आपको हर हालत में एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि देशांतर निकालने का टाइम आता है। फिर आता है प्रमाणिक समय या मानक समय। प्रमाणिक समय या मानक समय का वो महत्व होता है कि पूरे देश का एक ही मानक समय, जैसे हमारे यहाँ 2 देशांतरों से रेखाएं कटती हैं, तो उसमें भी आपको एक ही समय मिलेगा। यानी कि हमारे 4 जोन है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है और कलकत्ता है, और एक मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, एक मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो वो है स्थान। यानी कि उसके हिसाब से आपने देखा होगा कि टाइम जोन आपके बटे होते हैं। जब आप फ़ोन का कैलेंडर खोलते हो और टाइम जोन खोलते हो तो आपको पूछता है ना कि कहाँ से करना है, मुंबई से करना है, दिल्ली से करना है, कलकत्ता से करना है, तो वो आपसे स्टैंडर्ड टाइम के लिए पूछता है। तो यानी कि स्थान पर समय के अंतर के कारण अंतर्राष्ट्रीय निर्माण द्वारा प्रमाणिक समय को जोर दिया जाता है। प्रमाणिक समय एक प्रमाणिक देशांतर और स्थानीय समय है जो कि एक चौड़ी पट्टी में उस देशांतर के दोनों ओर माना जाता है, जो प्रमाणिक समय माने वाले क्षेत्र में कहता है, यानी समय के क्षेत्र में आता है। जैसे कि भारत में 82.5 पूर्व देशांतर रेखा के समय को मानक समय माना जाता है, और ये क्वेश्चन आपके सीटेट के क्वेश्चनों में आ चुका है। जो अब हम क्वेश्चन करेंगे तब पता है, देख लेना। भारत में 82.5 पूर्व देशांतर रेखा इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। यानी कहाँ गुजरती है? और जो मानक समय हमारा कहाँ से नापा जाता है, कोई बता सकता है? उसका नाम एम से है। चलो आपको मैं हिंट भी दे दिया, एम से है। आप बताइए। कुछ बड़े क्षेत्रों में, यानी कुछ बड़े क्षेत्र वाले देशों में, जैसे रूस में 11 मानक समय है। अपने यहाँ कितने? 4 है, और रूस में क्या 11 है। चलिए आगे। भारत में मानक समय ग्रीनविच
टाइम 5.5 घंटे आगे है, यानी कि कितने घंटे आगे, 5.5 घंटे। यानी कि आपके मान लीजिए ग्रीनविच में 12 बजे हैं, तो आप 5:30 उसमें जोड़ दोगे, यानी कि 12 + 5:30 तो कितने हो जाएंगे आपके, दोपहर के 5:30 हो जाएंगे, यानी कि वहाँ पर 12 PM हो रहे हैं, तो यहाँ आपके 5:30 मतलब 5:30 PM होंगे। फिर आता है अक्षांश और देशांतर संबंधी। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आपको पता होना चाहिए, ये वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो अटपटी चीज़ है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करा कर समझाया जा रहा है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए ये इम्पोर्टेंट भी। पृथ्वी पर 23.5 उत्तर अक्षांश रेखा में उत्तर गोलार्ध में उन स्थितियों को इंगित करता है जिस पर सूर्य दोपहर के समय शीर्ष पर प्रतीत होता है, यानी कि 21 जून के स्थिति को। ठीक है। मकर रेखा क्या है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में पता होना चाहिए। एक में देशांतर है, यानी कि एक में दक्षिण में आता है और एक में उत्तर में आता है, यानी कि एक में ठंडी के टाइम पे आएगा, एक में गर्मी के टाइम पे आएगा। यानी कि जिस टाइम आप गर्मी में हो तो वो है कैंसर, यानी गर्मी से आपको पता है ना, गर्मी से क्या होता है, कैंसर होता है, तो गर्मी से क्या होगा, कैंसर। तो कब आएगा, तो गर्मी में आएगा। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न मतलब आप सब कुछ ओढ़ लेते हो, तब कब ओढ़ते हो, तो वो होगा दिसंबर में, यानी कि इसलिए 22 दिसंबर और 21 जून होता है। ये कब आए, ये है दक्षिण में और ये है उत्तर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, तो आपको ये पता होना चाहिए। भूमध्य रेखा क्या होता है, वह पृथ्वी की मध्य यानी से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है, यानी कि एक तरह से बराबर दूरी पर होती है। यह 0 अक्षांश यानी अंश से की अक्षांश रेखा होती है, इसकी लंबाई ये होती है, यानी कि लंबाई आपसे पूछी नहीं जाएगी, तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर आता है जोन, यानी कि कटिबंध। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर भागों में बांटा गया है, इसे कटिबंध कहते हैं। ये भी जोन भी आपसे पूछा नहीं जाएगा सीटेट में। सीटेट में 2 ही चीज़ पूछी जाती है, ये भी पूछा नहीं जाता। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी ये ऊपर की लाइन पूछी जाएगी अक्षांश वाली, और दूसरा पूछा जाएगा आपको ये, यानी कि 21 जून 22 दिसंबर। ठीक है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, फालतू की चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फालतू की चीज़ बता के आपका सीटेट का जो मोटिव है, या फिर एक तरह से चीज़ें आपको याद करनी है, आप 10 चीज़ याद कर लो और 10 की 10 चीज़ क्या नाम सीटेट के इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बेकार लगता है कि नहीं, बेकार लगता है। चलिए आगे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल जोन और सब ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन और सब ट्रॉपिकल जोन कहीं भी सीटेट में पूछा नहीं जाता, तो इसलिए ये भी छोड़ दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। ये आपसे पूछा जाएगा ध्रुवीय कटिबंध, यानी कि पोलर जोन। पोलर जोन पूछा जाता है। पोलर जोन आपका 66.5 से लेकर 90 डिग्री मध्य स्थिति क्षेत्र से ताप अत्यंत कम रहता है, जिसमें परिमाणिक स्वरूप वह हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। और सबसे ज़्यादा बर्फ़ कहाँ जमी रहती है, ये आपने इंटरनेट पर देखा भी होगा कई बार, जहाँ पर आप गर्म पानी को हवा में उड़ाते हो तो क्या होता है, वो बर्फ़ बन जाता है। चलिए, ध्रुव। पृथ्वी की वह एक कल्पना ध्रुव यानी अक्षांश है जिस पर निरंतर घूमती है, यानी कि धरती घूमती है, एक्सेस जिसे कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सीटेट में हर बार पूछा जाता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। धूमकेतु कहाँ होती है, आसाम में। धूमकेतु इंपॉर्टेंट है। और आपका, चलिए आगे चलते हैं। ओनम है केरल, पोदू आंध्र प्रदेश उड़ीसा, बेवरा उड़ीसा, मासन मध्य प्रदेश, पेड़ा मध्य प्रदेश, वीरा मध्य प्रदेश, दहिया मध्य प्रदेश, खीला हिमाचल प्रदेश, कुमारी पश्चिमी घाट और वालहार राजस्थान। इसमें से सबसे पहला ही इम्पोर्टेंट है और सारे इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए
फिर आता है प्रमुख कृषि क्रांति। क्रांति इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लेना क्योंकि ये सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध कृषि के क्षेत्र में उत्पन्न तकनीकों से सुधार को, यानी कि एक तरह से हरित क्रांति आई किस लिए थी भैया? हरित क्रांति इसलिए आई थी जब अंग्रेजों ने यानी कि अमेरिका ने क्या करा था, हमें गंदे गेहूँ भेज दिए थे और उसके बाद क्या कर दिया था, हरित क्रांति आई थी। और हरित क्रांति के जनक कौन है बताओ? किसी को पता है? आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसका क्रांति का नॉर्मल को जाता है और एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन इंडिया के थे, ठीक है, इनका नाम, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हरित क्रांति आई किस लिए। हरित क्रांति सीधे सीधे ये था कि जो अंग्रेज़ों ने गेहूँ, जो मतलब एक तरह से अमेरिकन ने गंदे गेहूँ भेजे थे और उसी को क्रांति को लेके और हमारे यहाँ खाने की कमी यानी कि अनाज की कमी होने की वजह से हरित क्रांति का एक तरह से जन्म लिया गया था। और आज भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे आपको जंगली घास दिखाई देती। उसी जंगली घास का मतलब उद्देश्य ये था कि इतने एक तरह से इतना वो हो गया था उन गेहूँओं से कि उन गेहूँओं में भर भर के जंगली घास आती थी। तो जंगली घास आज भी इसलिए देखने के लिए मिलती है और वो जंगली घास इतनी हो गई कि आज भी वो पूरी तरह से इंडिया से हट ही नहीं पा रही है। पीली क्रांति क्या है? पीली क्रांति खाद्य यानी कि दालों से है। पीली क्रांति का ध्यान रखना, दलहन मतलब दालों से संबंधित है। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति आपको पता है श्वेत क्रांति किससे है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति आपकी दूध से संबंधित है, यानी कि उत्पादक हो और कार्य में श्वेत क्रांति का नाम इस श्वेत क्रांति की गति और तेज़ी से उसका ऑपरेशन फ्लड यानी कि ऑपरेशन फ्लड का नाम योजना रखा गया था। आरंभ में इस क्रांति का श्रेय डॉक्टर वर्गीस को जाता है, तो ये ध्यान रखना। अब आता है नीली क्रांति, यानी कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति है मछली उत्पादन क्षेत्र से, यानी कि ये क्रांति सिर्फ आपसे पूछी जाएगी क्रांति किससे संबंधित है और ये ज़्यादातर मैच द फॉलोइंग में आता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे है? मांस से संबंधित है, मछली और मांस, ये ध्यान रखना। सुनहरी क्रांति किससे? यानी कि सुनहरी क्रांति फूल उत्पादक से क्षेत्र से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित? ईंधनों से संबंधित है। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदियों से संबंधित है। बादामी क्रांति किससे संबंधित? मसालों से संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर संबंधित है। आपको पता ही है आजकल टमाटर कितने महंगे हो रहे हैं। तो इंद्रधनुष्य क्रांति ये कृषि क्षेत्र में 4% विकास से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन जो आ सकते हैं या फिर एक तरह से मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं वो भी बता दिए गए हैं। फिर आते हैं आगे जो महत्वपूर्ण है, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये सारे के सारे आपके यूपी टेट से संबंधित क्वेश्चन है जो आपके पूछे नहीं जाएंगे। क्यों मैं खामा आपको एक तरह से रटवाऊँ क्वेश्चन फालतू में कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लंबा करूँ, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन याद कर लेना, माउंट एवरेस्ट नेपाल और कंचनजंगा सिक्किम, ठीक है, ये दोनों याद कर लेना और इसकी 8848 8595 ये याद कर लेना बस, और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आगे कुछ इंपॉर्टेंट है तो आगे भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी यूपी टेट के अकॉर्डिंग है, यानी कि यूपी सी टेट की जो बुक है इसमें यूपी टेट के थोड़े से जो चीज़ें हैं जो आपका, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा सेम सही, जो आपकी अटपटी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसमें से आपका कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहली ट्रेंड ये सब चीज़ें यूपी टेट में पूछी जाती, हमारे सी टेट में ये पूछे जाते हैं। जोन आपको पढ़ा देता हूँ, यानी कि जोन आपको याद करा देते हैं। सबसे ज़्यादा है पूर्व यानी कि पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिणी रेलवे चेन्नई, पश्चिमी रेलवे मुंबई सेंट्रल, उत्तरी रेलवे दिल्ली, मध्य रेलवे मुंबई, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, दक्षिणी पूर्वी रेलवे कलकत्ता, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। ये सिकंदराबाद ये वाला मत समझ लेना, यूपी वाला। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हुगली, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जयपुर, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, ईस्टर्न कोस्टल रेलवे भुवनेश्वर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्वोत्तर
सीमा रेलवे, गुवाहाटी, और कोलकाता मेट्रो, कोलकाता। एक चीज़ और ध्यान रख लेना, कोलकाता मेट्रो इसी जोन में आती है, यानी कि रेलवे जोन में आती है, तो इसका भी ध्यान कर लेना। अब आता है देश के मुख्य यानी कि देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले आपको इंदिरा गांधी तो पता ही है, दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी जो है हवाई अड्डा वो का है मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। बाबा साहब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। सर्वपल्ली यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद। गोपीनाथ का जो है गुवाहाटी। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ। गुरु रामदास जी हवाई अड्डा अमृतसर। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि ये हवाई अड्डे पूछे जाते हैं तो आपको इसलिए बताए जा रहे हैं, नहीं तो मैं इसको भी स्किप मार देता। आगे कहाँ तक पहुँच गए थे हम? त्रिवेंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा त्रिवेंद्रपुरम। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोट। शेख अल अमन श्रीनगर। राजीव गांधी हैदराबाद। कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची। वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर। और ये वीर सावरकर कई बार, यानी कि एक तो वीर सावरकर पूछा गया है, और आपको मैं बताता हूँ कौन सा पूछा गया है। एक तो पूछे गए हैं, तो ये ध्यान रख लेना, और तो मुझे कोई दिख नहीं रहा। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। कैंपोगोड़ा बेंगलोर। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे भी कोई सा है क्या। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस। तो ये आपसे पूछे गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये अब ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा चीज़ें आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखो ये जो चीज़ें हैं, एक तो इसके ऊपर क्वेश्चन हर हालत में मिलना है, क्योंकि ये ज़्यादातर टर्मिनल के ऊपर क्वेश्चन मिल रहे हैं आजकल, ये रेलवे जोन के ऊपर और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर। ये आप याद कर लेना, इसमें से कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए कोई भी ये हमारे रेलवे के या फिर हम यूपी टेट नहीं पढ़ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आती है इसकी बात, ये जामुन पामुन के सिरके फिरके, ये आपको यूपी टेट में मिलेंगे। इसमें से एक माउंट आबू और कंचनजंगा का याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फालतू में चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सीटेट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, ईवीएस पेडागोजी में वो आपको बता दी गई हैं। चलिए अब बचता है आगे का छोटा सा चैप्टर, यानी कि आप 9 के बाद के बचते हैं 9, 10, 11, ये आपको करा दी जाएंगे कल की वीडियो में, जिससे आपका ये ख़त्म हो जाए और परसों से आपकी NCERT शुरू हो जाए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और आप सोच रहे होंगे सिर्फ एक ही वीडियो आ रही है सीटेट की एक वीडियो आने का रीज़न यही है कि अगर आपकी जल्दी जो क्वेश्चन वाली श्रृंखला है, यानी कि मैराथन वाली श्रृंखला जो क्लास बनने लग रही है, वो बन जाए तो जिससे वो आपकी कंप्लीट होगी, वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि कुछ ही टाइम में कंप्लीट होने वाली है, तो आपको वो मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।